Okay, good morning, beta. Today we will discuss about chapter 11, History of class 11, Paths to Modernization. In this chapter, we will discuss that what were the changes occur in East Asia in the beginning of the 19th century. What led to the modernization in East Asia? Before this chapter, we discussed about the European people, America, North America, and Australia. Now let us start paths to modernization. East Asia at the beginning of the 19th century was dominated by China. First question here, which we can start see in the beginning of the 19th century, East Asia was dominated by China. Or by which dynasty? Qing dynasty, here to a long tradition, seemed secure in its power, while Japan, a small island country, seemed to be locked in isolation. Yet, within a few decades, China was thrown into turmoil, unable to face the colonial challenges. It means that in beginning of the 19th century, China had its colonies in East Asia. ठीक है, क्विंग डायनेस्टी वॉज देयर, ठीक है, लॉन्ग ट्रेडिशन वॉज देयर, जबकि वाइल जापान वाज ए स्मॉल आइलैंड कंट्री, लैंड locked in isolation. Being a small country, I think मतलब it remained in isolation. आइलैंड कंट्री था. लेकिन आफ्टर few decades in those colonies where China had its rule, they started to raise their voice and they turned in China into a turmoil, and they made China to make unable to face the colonial challenges. उनकी colonies में जो challenges आने लगे, colonial people जो है वो freedom की demand करने लगे गवर्नमेंट से, तो चाइना जो है उनको पूरे तरीके से फेस नहीं कर पाया. द इम्पीरियल गवर्नमेंट, यहाँ पर इम्पीरियल गवर्नमेंट मीन्स चाइनीज गवर्नमेंट, जिसकी दूसरी कॉलोनीज कंट्रीज में कॉलोनीज थी, lost political control, was unable to reform effectively, and the country was convulsed by civil war. ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पीरियल जो गवर्नमेंट थी, चाइनीज जो गवर्नमेंट थी, उसका दूसरी कॉलोनीज से पॉलिटिकल जो कंट्रोल था वो लूज कर गया. ठीक है, और जो है वहाँ पर सिविल वार जैसी कंडीशंस आ गई जिनको इम्पीरियल गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाई. ठीक है, जापान ऑन द अदर हैंड वाज सक्सेसफुली इन बिल्डिंग ए मॉडर्न नेशन स्टेट. ऑन द अदर साइड, जापान जो है अपनी जो है प्रोग्रेस कर रहा था. ठीक है, एंड मॉडर्न नेशन स्टेट में वो तब्दील हो रहा था, क्रिएटिंग एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. वहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण उनकी इकोनॉमी जो है रेज कर रही थी, एंड इवन एस्टैब्लिशिंग ए कॉलोनियल एम्पायर बाय इनकॉर्पोरेटिंग ताइवान एंड कोरिया. ठीक है, और इवन जापान जो है वाज सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग ए कॉलोनियल एम्पायर. उसने भी दूसरे कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया, किसके सहयोग से? ताइवान एंड
कोरिया के सहयोग से। इट मीन्स जापान डिफीटेड चाइना, द लैंड दैट हैड बीन द सोर्स ऑफ इट्स कल्चर एंड आइडियल्स। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब 1894 के अंदर जापान ने चाइना को भी हरा दिया, जो कि चाइना एक ऐसी लैंड थी उसके लिए जो जापान की कल्चर का सोर्स था और आइडियल्स का सोर्स था। एंड रशिया अ यूरोपियन पावर इन 1905 के अंदर जापान डिफीटेड रशिया एज वेल। Chinese reacted slowly and faced immense difficulties as they sought to redefine their tradition to cope with the modern world and to rebuild their nation's strength and became free from Western and Japanese control. तो जब चाइना के अंदर सिचुएशंस चेंज होने लगी थी तो चाइना ने इन चीज़ों के प्रति स्लोली थोड़ा सा रिएक्ट किया और इमेंस डिफिकल्टीज फेस की, और दे ट्राई टू रीडिफाइन देयर ट्रेडिशन and to cope up with the modern world, and they started to rebuild their nation and strengthening to themselves and became more free from western and Japanese control से Chinese जो है free हो गई। They found that they could achieve both objective, उन्होंने ये पता लगाया कि वो अपने दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्टिव कौन से अचीव कर सकते हैं? ऑफ रिमूविंग इनइक्वलिटीज, कि एक तो वो अपनी सोसाइटी से इनइक्वलिटीज को रिमूव कर सकते हैं, एंड रीबिल्ड देयर कंट्री, ठीक है, और अपनी कंट्री को रीबिल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज हु आर बिकमिंग मॉडर्न थ्रू रिवोल्यूशन। और इसका एक रास्ता उन्होंने निकाला, वो क्या था? रिवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि हम रिवोल्यूशन के थ्रू अपने दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, जो लॉन्ग डायनेस्टिक रूल रहा है चाइना के अंदर, उससे जो सोसाइटी में इनइक्वलिटीज आई उनको रिमूव करेंगे और कंट्री को रिबिल्ड करेंगे, नया पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे, नई इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करेंगे। गॉट इट? द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एमर्ज्ड विक्टोरियस फ्रॉम द सिविल वार इन 1949। चाइनीज, अब यहाँ पर क्या है कि कौन सी, एक क्वेश्चन आया यहाँ पे कि चाइना में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। वो एमर्ज्ड, उभर कर सामने आई विक्टोरियस, बड़े ही विशाल रूप से, फ्रॉम द सिविल वार। और चाइना में सिविल वार कब हुआ? अगला क्वेश्चन है 1949 के अंदर। हाउएवर बाय द एंड ऑफ दिस 1970s, Chinese leader felt that the ideological system was retarding economic growth and development। उन्होंने कहा कि टोटली जो ये एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम है ना, it is not enough for the economic growth and development of the country। This led to wide-ranging reforms of the country। This led to wide-ranging reforms of the economy that brought back capitalism and the free market, even as the Communist Party retained political control। और जो ये चेंजेस कम्युनिस्ट पार्टी उभर कर सामने आई, वहाँ पर सिविल वार हुआ, इससे क्या हुआ कि चाइना ने जो है वर्ल्ड वाइड अरेंजिंग जो है अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, ठीक है, फ्री मार्केट एस्टैब्लिश की, ठीक है, और इन चीज़ों से जो कम्युनिस्ट पार्टी एक जो मंच पर आई थी, ठीक है, उभर कर सामने आई थी, उसने पॉलिटिकल कंट्रोल को गेन किया चाइना के अंदर। Japan became an advanced industrial nation, but its drive for empire led to war and defeat at the hand of the Anglo-American forces। उधर से जापान में क्या चेंजेस थे? जापान एक एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन बन चुका था, बट ऑपोजिट क्या था? इट्स डिराइव फॉर एम्पायर लेड टू वार। लेकिन इस जापान की जो एक इच्छा थी कि उसको अपना एम्पायर बढ़ाना है, कॉलोनीज एस्टेब्लिश करनी है, इसकी डिज़ायर ने इसको वार्स में धकेल दिया, और इसकी डिफीट भी हुई एट द हैंड ऑफ एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस के हाथों जापान को हरा दिया गया। द यूएस ऑक्यूपेशन मार्केट
The US occupation marked the beginning of a more democratic political system, and Japan rebuilt its economy to emerge by the 1970s as the major economic power. अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस कौन सी थी, और ये यहाँ पर अगर हम एक बार के लिए सेकंड वर्ल्ड वार का कंसेप्ट और सेकंड वर्ल्ड वार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जापान उस समय अपने जो है टेरिटरीज को बढ़ाने में, एम्पायर को बढ़ाने में बहुत ही ईगर था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब इसकी हार हुई तो उसके बाद यूएस ऑक्यूपेशन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ए मोर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, और उसके बाद जो यूएस एक बहुत ही डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की तरह उभरा, और जापान ने अपने आप को रिबिल्ड किया फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार में हार के बावजूद टू एमर्ज बाय द 1970s तक, और ये एक मेजर इकोनॉमिक पावर बन गया था। ठीक है, देन Japanese path to modernization was built on capitalist principles and took place within a world dominated by Western colonialism. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि जापान ने अपने आप को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया था? कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स अपनाए थे। Japanese expansion was justified by the call to resist Western domination and liberate Asia. और जापान ने जो अपना एक्सपेंड किया इकोनॉमी को या अपनी टेरिटरीज को, अपनी कॉलोनीज इसने एस्टेब्लिश की, उनको कहाँ से जस्टिफाई किया गया, कहाँ से बल मिला कि इसने किसको क्या रेसिस्ट किया? वेस्टर्न डोमिनेशन। एशिया के अंदर जो वेस्टर्न डोमिनेशन था, वेस्टर्न कॉलोनीज थी, उनको लिबरेट कराने के लिए इसने जो है आवाज़ उठाई, उन कंट्रीज़ का को हेल्प किया, इसलिए जापान जो है एग्जिस्टेंस में रह सका। The rapid development underlined the strength of tradition in Japan institution and societies, their ability to learn and strength of nationalism. ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लाइन, कि जो इतनी जल्दी सेकेंड वर्ल्ड वार में इतनी भारी मतलब हार के बाद जापान जो अपने आप को खड़ा कर पाया विद इन 30 ईयर्स। ठीक है, तो क्या था कि वहाँ की एबिलिटी टू लर्न, लोगों की मेहनत और उनकी एक देशभक्ति की भावना जापान को बिल्कुल जमीन से आसमान तक खड़ा कर पाई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार टिल 1970s तक। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर की। ये तो सिर्फ क्या था कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि ईस्ट एशिया एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में चाइना और जापान का ही होल्ड रहा। ठीक है, इन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा। जापान कैसे अपने आप को उभार कर ला पाया। ठीक है, तो अब क्या कहता है इंट्रोडक्शन में, क्या कहता है कि चाइना एंड जापान प्रेजेंट ए मार्क्ड फिजिकल कंट्रास्ट। ठीक है, एक तो फिजिकल कंट्रास्ट क्या है, आप देख सकते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा, ज्योग्राफिकली भी बहुत बड़ा कंट्री है, जापान एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, जो कि आगे यहाँ दिया भी हुआ लाइन में। चाइना इज ए वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री दैट स्पैन मेनली क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, क्लाइमेटिक जोन में इसका फैलाव है क्लाइमेटिक जोन्स में। द कोर इज डोमिनेटेड बाय 3 मेजर रिवर। जो चाइना की जो मेन लैंड है, इंटर जो लैंड है, वहाँ से 3 मेजर रिवर सिस्टम है वहाँ का। येलो रिवर, जिसको चाइनीज भाषा में हुआंग ही बोलते हैं, यांगसे रिवर, ठीक है, चांगजीहांग, द 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीके का भी क्वेश्चन बनेगा। एंड द पर्ल रिवर, अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, इज माउंटेनियस। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं चाइना के, डिस्टिंक्ट है चाइना और जापान की ज्योग्राफिकल फीचर के अंदर। आगे देखते हैं, द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप। अब चाइना के अंदर जो लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, वो कौन सा है? डोमिनेटिंग एथनिक ग्रुप आर द हान
हान ग्रुप है। एंड मेजर लैंग्वेज इज चाइनीज, चाइनीज वहाँ की मेजर लैंग्वेज है। बट देर आर मैनी अदर नेशनलिटीज, दूसरे नेशनलिटीज भी वहाँ पर रहती हैं, सच एज उइघुर, हुई, मंचू, तिब्बतन, ठीक है, इन नेशनलिटीज के लोग भी चाइना में रहते हैं। एंड असाइड फ्रॉम डायलेक्ट, और लोकल जो लैंग्वेज है, लोकल जो बोली होती है, भाषा होती है, सच एज कैंटोनीज, यूई एंड शिंगाइनीज, वू, देर आर अदर माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पोकन एज वेल। ठीक है, तो चाइनीज फूड रिफ्लेक्ट द रीजनल डाइवर्सिटी। फिर क्या है, चाइनीज जो फूड है वो भी रीजनल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करता है, विद एटलीस्ट 4 डिस्टिंक्ट टाइप, 4 टाइप के चाइनीज फूड हैं रीजनल डाइवर्सिटी को जो शो करते हैं। बेस्ट नोन इज साउदर्न और कैंटोनीज क्विजाइन, ठीक है। एट मोस्ट ओवरसीज चाइनीज कम फ्रॉम द कैंटोन एरिया, ठीक है। विच इंक्लूड डिम सम, लिटरली टफ योर हर्ट, डिम सम जिसका लिटरली मीनिंग होता है टफ योर हर्ट, एन assortment of pastries and the dumplings. In the north, wheat is the staple food, जो नॉर्थ चाइना वहाँ पर wheat staple food है। while स्वेजवान स्पाइसेस ब्रोट, स्वेजवान में क्या है, स्पाइसेस डोमिनेटिंग करते हैं, ब्रोट बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क एंशिएंट पीरियड में चाइना पहुंचे उनके द्वारा ले जाए गए। अलोंग द सिल्क रूट, सिल्क रूट से चिलीज बाय पोर्चुगीज, चाइना के अंदर चिलीज कहाँ से ब्रॉट करी गई, पोर्चुगीज से, पोर्चुगीज ट्रेडर इन 15th सेंचुरी हैव क्रिएटेड ए फायरी क्विजन इन ईस्टर्न चाइना, बोथ राइस एंड व्हीट आर ईटन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके डिस्टिंक्ट फूड के बारे में बताया गया है कि चाइना के कौन से पार्ट में कौन सा स्टेपल फूड है और कहाँ से ब्रॉट किया गया। जापान बाय कंट्रास्ट इज अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड, ठीक है। दूसरी तरफ जापान क्या है, एक स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड कंट्री है। द 4 लार्जेस्ट बीइंग, कौन कौन है, होन्शु, कुइसु, शिकोकू एंड होक्काइडो, ठीक है। द ओकियावान चेन इज द साउदर्न मोस्ट अबाउट द सेम लैटिट्यूड एज द Bahamas. More than 50% of land are the main island mountainous, and Japan is situated in a very active earthquake zone. जापान जो है बहुत ही एक्टिव earthquake zone के एरिया में सिचुएट करता है। These geographical conditions have influenced architecture. ये जो जोग्राफिकल कंडीशन है जापान की, इनने वहाँ के आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया, वहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, वहाँ के जो बिल्डिंग निर्माण है, वो सारी चीज़ें किसके ऊपर, किसको ध्यान में रखकर बनाई गई, अर्थक्वेक जोन को। द पॉपुलेशन इज लार्जली जापानीज बट स्मॉल एमू माइनॉरिटी एंड कोरियंस। पॉपुलरली जो है जापानीज माइनॉरिटी है वहाँ पर, लेकिन कुछ छोटी माइनॉरिटीज भी हैं जैसे कोरियन और एमयू की। फोर्सिबली ब्रॉट एज, जो फोर्सिबली लाए गए थे एज लेबरर व्हेन कोरिया वाज जापानीज कॉलोनी, जब कोरिया जो है जापान के अंडर था, तो ये कोरियन पीपल को फोर्सिबली फोर्स्ड लेबर कराने के लिए जापान में लेकर आए थे। जापान लैक्स अ ट्रेडिशन ऑफ एनिमल रियरिंग, जापान के अंदर किस ट्रेडिशन की लैकिंग करती है कि एनिमल रियरिंग। राइस इज द स्टेपल फूड एंड फिश इज मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। जापान का स्टेपल फूड क्या है, राइस है, ठीक है। रॉ फिश, ठीक है, हैज़ नाउ बिकम ए वाइडली पॉपुलर डिश अराउंड द वर्ल्ड एज इट इज़ कंसिडर्ड वेरी हेल्थी, ठीक है। तो ये जापान के बारे में था बेटा। अब ये तो हो गई इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि जापान की और चाइना की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी, ठीक है, और वहाँ के फूड, लैंग्वेजेस और जो कम्युनिटीज़ थी रहने वाली वो कैसी थी, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे कि जो है अब इन सब डिस्टिंक्शन के होने के बावजूद भी
उन लोगों ने अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो कैसे लेकर गए, हाउ डिड दे बिल्ड देमसेल्फ, हाउ डिड दे बिल्ड देयर इकोनॉमीज। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। और आज हमने ये सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है इस चैप्टर का, कल इसको चैप्टर का मेन पार्ट हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।